हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का जब नाम आता है तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, उससे काफी लोग घबराते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के सवालों को लेकर। पिक करेंगे अभी रिसेंटली कंडक्टेड एग्जामिनेशन के पीवाई क्यूज मैथ्स और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से, और उन्हें डिस्कस करेंगे और आपको सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, आपके साथ सॉल्व भी करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछे गए थे। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज को। कॉमर्स, मैनेजमेंट, पेपर वन, कंप्लीट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पे। तो आइए जी, फटाफट से आते हैं जी आज के पहले सवाल की ओर। और सवाल के अंदर अगर लीड आपकी हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैं यही चाहूंगा कि हर सवाल में पहले आप पहल करें, पहले आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर मैं तो आपको करा ही दूंगा, बता ही दूंगा। अब पहला सवाल है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं और उसको लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं। बताओ, compound interest is charged on the principal at the rate of 16 2 by 3 16 2 by 3%। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इंटरप्रेट करना उम्मीद करता हूं जानते हैं। 3 इंटू 16 प्लस 2 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 3% हो गया पर एनम फॉर 2 years एंड द सम बिकम्स रुपीज 196। तो आपको बताना है जी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका प्रिंसिपल कितना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r अपॉन में 100, और ऊपर आ जाता है हमारा टाइम पीरियड यानी कि टी। अब इस सवाल के अंदर हमें यह पता है कि हमारा जो अमाउंट है वो बन चुका है 196। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50/3, तो 50/300 हो गया। और इसके अलावा हमें जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे 2 years का दे रखा है। तो ये अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बिकम 196 इज इक्वल टू पी 1+1/6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 7/6 लिख दें। 7/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, 196 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 36 इंटू पी। और इसे सॉल्व करेंगे, अरे ये तो सीधा सीधा यहाँ पे 4 से कट गया। 49 4 से 196 और p बचा 36 इंटू 4, यानी कि ये मेरे पास बच गया 144। 144 हो गया ये 36 इंटू 4। तो बहुत ही आसानी से फॉर्मूला लगा के सवाल सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा, 144 आंसर यहां पे बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी इसका आंसर सही निकाला और मुझसे पहले निकाला। सही फॉर्मूला आपको याद है और आपने उसे सही से अप्लाई किया। करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, ₹144। चलिए तो गाइस, यहां पे हमारे पास सवाल है, अ सम ऑफ 53 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। तो मेरे साथ सवाल को सभी फटाफट से पढ़ेंगे और फिर इस सवाल को सॉल्व पहले आपने करना है। In such a way that A gets 7 more than what B gets and B gets 8 more than what C gets, the ratio of their shares is going to be। अब इस सवाल को अगर आपने पहले कभी सॉल्व किया हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको ए, बी और सी का शेयर जो है वो निकालना है, उनकी रेशो निकालनी है, और आपको उनके बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो अगर आप एक के शेयर को कुछ एज्यूम कर लें तो बाकियों का शेयर उस रिलेशनशिप से निकल कर आ सकता है। जैसे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं सबसे कम शेयर हमारे पास सी का होने वाला है, तो सी के शेयर को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जो सी का शेयर है वो हमारे पास एक्स हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा कितना? सी से 8 ज्यादा है तो x+8 हो जाएगा। ए का कितना है? ए का बी से 7 ज्यादा है। और इन तीनों का जो टोटल है ना प्यारे दोस्तों, वो हमें 53 सवाल में ऑलरेडी बता रखा है। तो आप इन तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 3x प्लस 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 53। इसे सॉल्व करेंगे, 3x इज इक्वल टू 30 और x की वैल्यू 10 हो गई। x की वैल्यू 10 हो गई तो c 10 हो गया, b 18 हो गया, और ये मेरे पास हो गया जी 25। तो 25, 18 और 10 ये आ गए निकल कर, और आसानी से मैं अपना आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का मार्क कर दूंगा। तो कितना आसान ये सवाल अब हमारे लिए हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी अप्रोच से इस सवाल को सॉल्व करके आंसर आ चुका है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप रिलेशनशिप अगर दे रखा है, एक को एक्स एज्यूम कीजिए, बाकी आपके पास एक्स के टर्म्स में निकल आएंगे, सबको ऐड कीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। अब आते हैं जी अगले सवाल की ओर।
इस सवाल के अंदर हमें कुछ डिस्टेंस, स्पीड, टाइम की बातें बता रखी हैं। सवाल कह रहे कि अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन अ बस फॉर अ जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर एंड द बस टेक्स 10 आवर्स मोर देन द कार। तो कार के बारे में बताया कि वो 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा लेती है बस से। 500 किलोमीटर की एक जर्नी है, एक जर्नी है जी 500 किलोमीटर की। इस जर्नी पे जा रही है, क्या क्या जा रही है, एक गाड़ी भी जा रही है और एक बस भी जा रही है। तो अब कहा गया कि जो गाड़ी है ना, उसकी स्पीड यहाँ पे तेज है, गाड़ी की स्पीड तेज है और वो यहाँ पे पहले पहुंच जाती है, बस को 10 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करना है। देखो जो सीधा सीधा फॉर्मूला सबको याद रखना होता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे सभी फॉर्मूले निकल जाते हैं। तो अगर मेरे को टाइम का निकालना है तो टाइम इज गोइंग टू बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब इस केस में आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, या तो टाइम को एज्यूम करो या स्पीड को एज्यूम करो, और फिर आपके रिलेशनशिप बन जाएंगे। तो अब इस सवाल में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो कार की स्पीड है वो मेरे पास है x किलोमीटर पर आर। तो बस की स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी, बस की स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी, कार 25 किलोमीटर पर आर ज्यादा तेज दौड़ रही है बस से, तो बस की स्पीड इससे 25 किलोमीटर पर आर कम हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप बस को x मान लेते तो कार की x प्लस 25 हो जाती, वो अप्रोच भी बिल्कुल सही थी, आप वैसा भी कर सकते थे। अब यहां पे हमें स्पीड मालूम है और डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम निकाल लेते हैं फटाफट ये फॉर्मूला लगा के। तो टाइम मेरे पास कार का क्या निकल कर आएगा, कार का टाइम मेरे पास निकल कर आएगा, कितना हो गया, डिस्टेंस है 500 और स्पीड मेरे पास है कार की x, तो कार का टाइम हो गया 500 बाय x। और बस का टाइम क्या निकल कर आएगा, बस का डिस्टेंस भी 500 ही है, पर यहां पे मेरे पास जो स्पीड है वो यहां पे कम है, x माइनस 25। तो ये मेरे पास आ गया जी बस का टाइम। और इन दोनों के टाइम में ना 10 घंटे का फर्क है, तो बस के टाइम में से कार के टाइम को घटाते हैं तो 10 आना चाहिए। तो इसे आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो फटाफट से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, आप भी इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर फटाफट से निकालिए। और यहाँ पे एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे और एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 1250 इज इक्वल टू 1250 हो गया ना, 25 इंटू 50। इसे इधर ही ले आते हैं, माइनस में 1250 करके इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है इक्वेशन वगैरह बनाने में, तो आप धीरे धीरे आराम से अप्रोच कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर तक आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब इसको आपको फर्दर देखना है कि 1250 जो है, आपको देखना है कि किसे मल्टीप्लाई करूं कि 25 आ जाए माइनस में। तो 50 इंटू 25 से ही बात बन जाती है, 50 इंटू 25 से ही बात यहां पे बन जाती है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25x माइनस 1250 इज इक्वल टू 0, इसे ऐसे लिख लेंगे, x माइनस 50 प्लस 25x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई, इसे हम ऐसे लिखेंगे, x माइनस 50 x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 50 या तो 0 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कब 0 आएगा, जब इन दोनों में से कोई 0 होगा, या तो x माइनस 50 0 होगा या x प्लस 25 0 होगा। तो x माइनस 50 0 हो सकता है, x माइनस 50 अगर मेरा 0 बन जाए तो x की वैल्यू 50 बन जाएगी, बट x प्लस 25 0 नहीं बन सकता, इसका मतलब हो जाएगा कि x की वैल्यू माइनस 25 हो गए, माइनस में कभी स्पीड हमारी हो नहीं सकती है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई, 50 निकल कर आ गई। तो कार की स्पीड निकल कर आ गई जी 50 और बस की स्पीड निकल कर आ गई कितनी, 25। ठीक है जी, तो कार और बस की स्पीड हो गई 50 और 25, और यहां पे दोनों स्टेटमेंट हैं 45 और 20 वाली दोनों ही गलत हो गई, और इसीलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, दोनों स्टेटमेंट्स दे आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और देखो जी, सवाल आपके सामने आ रहे हैं और आपको कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं आप इन सवालों को सॉल्व करना फटाफट से स्टार्ट करें, मेरे से पहले आप स्टार्ट करें। सवाल है 729 ml ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:2। देखो 729 ml का मिक्सचर है जी, उसमें आपका मिल्क भी है और आपका वाटर भी है, उनकी रेशियो आपको 7:2 की यहाँ पे बता रखी है। यानी कि इसमें से आप निकाल सकते हैं कि कितना मिल्क है और कितना वाटर है, क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो फटाफट से पहले वही निकाल लेते हैं, 729 इंटू 7/9 मिल्क हो जाएगा और 729 इंटू 2/9 यहाँ पे पानी हो जाएगा।
तो दूध का दूध और पानी का पानी पहले कर लेते हैं और फिर ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 81, ये तो 81 ही हो गया, तो 81 इंटू 7 कितना हो गया 567, है ना जी। और ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 162। तो हमें पता लग गया कितना दूध है और कितना पानी है। अब कह रहे हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड, अरे अभी तो और पानी मिलाना है। टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 7:3, तो अभी कह रहे कि और कितना पानी मिला लिया जाए कि इसका रेशो बदल के 7:3 हो जाए। तो ऐसे सवालों में ना मान लेते हैं कि हम और x लीटर ऑफ पानी मिला लेंगे, तो नया कितना हो जाएगा पानी 162 ml प्लस x, और इनका रेशो क्या हो जाएगा 567 डिवाइडेड बाय 162 प्लस x, एंड दिस इज इक्वल टू 7:3, जो कि सवाल ऑलरेडी कह रहे हैं। तो अभी से सॉल्व करना है, बात बन जाएगी। और देखो ये तो सीधा सीधा 7 से कटता ही है ना, 7 से ही तो कट के आया था, ये 81 आ जाएगा। और ये मेरे पास बन जाएगा 3 1s are 3, 3 8s are 24, 243 is equal to 162 plus x। x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो सिंपली 243 में से 162 को माइनस कीजिए और ये 81 निकल कर आ गया, 81 ml निकल कर आ गया। और बहुत आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया ऑप्शन नंबर ए का। तो ऐसे ही सवाल को हमने अप्रोच किया और बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं आप भी कर पाए हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे पास अगला सवाल है। इन एन एग्जामिनेशन 42% students failed in mathematics and 52% failed in science. If 17% failed in both the subjects, find the percentage of those who passed in both the subjects. तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास बताया गया कि 42% आपके मैथ्स में फेल हो गए। तो ये मैं मानता हूं कि मैथ्स में फेल हो गए, ये 42% है आपके पास। और 52% साइंस में फेल हो गए, और इसमें कॉमन भी है तो ऐसे बना लेते हैं कि भैया 52% ये हमारे ये मैथ्स थे, ये साइंस वाले हो गए, और 17% इनके बीच का कॉमन एरिया हो गया, जो कि दोनों में यहाँ पे फेल हो चुके हैं। आपको बताने कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि दोनों में पास हो चुके हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारा है, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 100%। तो आपको अब क्या पता लगाना है कि ये सर्कल से बाहर कितना परसेंटेज बच रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे ये बताना है। तो देखो जी, हमारे पास 52% है, 52 है और 42 है, और 17% इन दोनों का कॉमन आ रहा है। तो अगर हम निकाल लें कि ये कॉमन को हटा के कितना कितना बच रहा है, तो 42 में से अगर मैं 17 निकाल दूंगा तो ये मेरे पास बचेगा केवल 25%। तो केवल मैथ्स में कितने फेल हुए 25%, ऐसी केवल और केवल साइंस में कितने फेल हुए 52 माइनस 17 यानी कि 35%। तो अब मेरे को पता है कि मेरा जो यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये मुझे पता है 25% है, ये वाला एरिया 35% है, और ये वाला 17% है। तो इसको इस सबको मैं 100 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि पास वाले कौन से हैं, जो कि किसी में फेल नहीं हुए हैं, दोनों में फेल नहीं हुए, पास वाले कौन से हैं वो मुझे यहाँ पे पता लग जाएंगे। तो 100 में से मैं माइनस करता हूँ 25 को, 17 को और 35 को, और देखता हूँ क्या निकल कर आता है। तो ये मेरे पास निकल कर आएगा 100 माइनस ये हो गया 77 यानी कि 23% ऐसे होंगे जो कि मेरे पास हो चुके हैं, ना साइंस में फेल हुए हैं ना मैथ्स में फेल हुए हैं, दोनों के अंदर वो यहाँ पे पास हो चुके हैं। आप इसे फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं सेट थ्योरी के जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप ऐसे डायग्राम बनाकर भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, हमने 23% आंसर निकाला, हमने निकाला डायग्राम बनाकर, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूला के हिसाब से भी सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते तो ये फॉर्मूला जो है आप इसे अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे भी आप इसका आंसर 23% निकाल लेंगे। टोटली डिपेंड्स कैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द प्राइस ऑफ अ ज्यूल पासिंग 3 हैंड्स राइसेस ऑन द होल बाय 65%। तो ये सवाल आपकी कह रहे हैं कि एक पीस ऑफ ज्वेलरी है, कोई गहना है, और वो 3 हाथों से गुजर रहा है और उसका दाम 65% से बढ़ गया। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई पीस ऑफ ज्वेलरी है, वो लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरर से जा रही है होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से फाइनली जा रही है कंज्यूमर के पास। तो कह रही है कि जो उसका दाम फाइनली बढ़ रहा है वो 65% से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर ने अगर कोई चीज 100 की बनाई थी तो कंज्यूमर को वो पड़ रही है 165 की, ये सवाल आपको कह रहा है। फर्स्ट एंड द सेकंड सेलर्स अर्नड 20% एंड 25% प्रॉफिट। तो पहला वाला जो आपका सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया 20% कमाया, यानी कि उसने कितने का बेचा होगा, उसने 100 की चीज को कितने का बेचा होगा 120 का बेचा होगा। और हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड सेलर है उसने 25% प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पे होल सेलर ने रिटेलर को इसमें 25% ऐड करके बेचा होगा।
तो 120 में अगर मैं 25% ऐड करूं तो 120 का 25% कितना हो गया, ये मेरे पास 1/4 हो गया, यानी कि 30 हो गया। तो उसने 30 ऐड किया होगा 120 में, और उसने यहाँ पे रिटेलर को बेचा होगा 150 का, और ये कस्टमर पे हमारे पास पहुंचा है 165 का। हमसे सवाल पूछ रहे कि जो थर्ड सेलर ने प्रॉफिट कमाया आप वो बताइए। तो हम बता सकते हैं कि 150 का था, 165 का बेचा गया, तो थर्ड सेलर ने 15 का प्रॉफिट कमाया। हमें परसेंटेज टर्म्स में पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। 15 का प्रॉफिट है, थर्ड सेलर को 150 का पड़ा था, तो उसका परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट निकल कर आ गया यहाँ पे 10%, और आसानी से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क हो सकता था। तो इस सवाल को लॉजिकली अप्रोच करते तो आई थिंक आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता। आई होप आपने भी ऐसे ही या फिर किसी और तरीके से सॉल्व किया, बट आपका आंसर यहाँ पे निकल कर यही आया। तो आप देख सकते हैं हम इस सवाल को x एज्यूम करके भी कर सकते थे, बट देन अगेन आपका जो आंसर है दैट हैज टू बी 10% ओनली, 10% ही आएगा। मेरे हिसाब से लॉजिकली चलना बेहतर है, बट कई बार किताबों में कई जगह पे ऐसे x लेके एज्यूम करके करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, वन डे अ मैन लेफ्ट हिज होम, अपना घर छोड़ के निकल पड़ा है मॉर्निंग वॉक के लिए, एंड वेंट 12 किलोमीटर साउथवर्ड। देखो ऐसे सवालों में ना साथ ही अपने को ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेना चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साथ ही बना लेना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। वो बीच से निकलता है। जब भी आपकी कोई जर्नी स्टार्ट होती है दैट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दी बिगनिंग, वो आपकी बिगनिंग से स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास जो जर्नी स्टार्ट हो रही है बिगनिंग से, हम कहां जा रहे हैं, हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। कितना गए हम साउथ, 12 किलोमीटर हम यहाँ पे साउथ जा चुके हैं। उसने इसके बाद यहाँ पे राइट लिया, देखो वो ऐसे खड़ा है साउथ की तरफ देख रहा है, और अगर वो राइट लेगा अपने राइट हैंड की तरफ बढ़ेगा तो वो कौन सी साइड आएगा, वो इस साइड आएगा। तो वो इस साइड आया और यहाँ पे 8 किलोमीटर वो यहाँ पे चल लिया। उसने फिर से राइट लिया, अब देखो वो यहाँ पे खड़ा है, वो अपने राइट की ओर चलेगा। अगर वो अपने राइट की ओर चलेगा तो किधर टर्न लेगा, वो यहाँ पे वापस से इधर टर्न लेगा, एंड वॉक्ड 12 किलोमीटर। तो वो वापस से यहाँ पे हमारे पास 12 किलोमीटर चल चुका है, वापस से 12 किलोमीटर चल पड़ा है। एंड उसके बाद बताया टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर। बताइए जी, अब यहां से वापस से उसने क्या किया, अपना लेफ्ट टर्न ले लिया। अब अगर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, यहां पे खड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो कौन सी तरफ आएगा, तो वो इस तरफ आएगा, वो इस तरफ आएगा, और यहां पे वो 10 किलोमीटर चल लिया है। अब सवाल हमसे कह रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर्स द मैन हैज टू वॉक टू रीच स्ट्रेट टू हिज होम। तो उसका घर यहाँ पे था, उसका घर यहाँ पे था जहां से वो चला था, अब वो यहाँ पे खड़ा है, तो कितना किलोमीटर उसे चलना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों उसे वापस से अपने घर पहुंचना है, यहाँ से खड़ा है यहाँ पे पहुंचना है। तो एक तो ये 10 किलोमीटर ये वाला एरिया उसे कवर अप करना पड़ेगा, और एक मेरा ये जो 8 किलोमीटर वाला एरिया था, ये भी नीचे 8 था तो यहाँ भी 8 ही होगा, तो ये 8 किलोमीटर वाला एरिया इसे कवर करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 10 प्लस 18 यानी कि 18 किलोमीटर उसे कवर अप करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपने भी इस सवाल को इसी तरीके से अप्रोच किया और आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी 18 किलोमीटर निकल कर आ गया। चलिए तो यहां पे हमारे पास अगला सवाल है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। ये सीरीज हमें दे रखी है 124, 148, 196, 268 एंड 364। आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो देखो सबसे पहला काम जो नॉर्मली कोई करता है सीरीज को देखते हुए, वो ये देखते हैं कि हमारी जो टर्म्स हैं एक दूसरे से बढ़ रही है घट रही है। तो हमारी टर्म्स यहाँ पे बढ़ रही हैं, तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं क्या, तो आपकी टर्म्स यहाँ पे बढ़ रही हैं, बट मल्टीप्लाई वाले से नहीं बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही हैं, हाँ बढ़ रही हैं, बट पहला गेस जा रहा है कि कुछ एडिशन से बढ़ रही हैं। तो पहले हम एडिशन वाला देखते हैं, यानी कि देखते हैं कि कितने से बढ़ रही हैं, कितने से ऐड हो रही हैं। तो सबसे पहले 124 था, 124 से ये 24 बढ़कर 148 हो गई, 148 से 48 बढ़कर ये 196 हो गई, 196 से ये कितना बढ़ी, ये यहाँ पे बढ़ी 72 और 268 हो गई, और 364 से यहाँ पे कितना बढ़ने वाली है, ये बढ़ने वाली है 6 और 96 बढ़ने वाली है, और फिर ये 364 हो गई। तो हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि 24 ऐड होता जा रहा है, पहला 24 हुआ, फिर 48, फिर 72, फिर 96, और इससे अगला हो जाएगा 120। तो अगली टर्म हमें 120 बढ़ाकर निकाल देनी है, तो 120 अगर इसमें से बढ़ा लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम 484। तो करेक्ट आंसर आई होप आपने भी पहचान ही लिया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई गड़बड़ आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आसानी से आई होप आपने ऑप्शन नंबर ए का आंसर यहां पे निकाल लिया है। तो प्यारे दोस्तों यहां पे सवाल है,
a man who can swim 48 meter per minute in still water swims 200 meter against the current and 200 meter with the current. सर ये पानी में करंट कहां से आ गया? इसे करंट तो नहीं लग जाएगा, ये मर तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। करंट का मतलब है पानी का बहाव। देखो, जब आप स्विमिंग कर रहे हो और अगर आप चलते हुए पानी में स्विमिंग कर रहे हो तो पानी अगर मूव कर रहा है तो पानी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रिवर है जिसमें ये पर्सन स्विमिंग कर रहा है, तो रिवर हमारी क्या हो रही होगी? फ्लो कर रही होगी, पानी मूव कर रहा होगा। तो अगर ये पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर हमारा जो पर्सन है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, स्विम करेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वो स्विम करेगा उल्टी डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे बहाव उल्टा है, वो उल्टी तरफ जा रहा है, तो फिर उसको यहाँ पे कम स्पीड हो जाएगी, उसको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो हमें बताया कि अगर पानी स्टिल होता है, पानी में कोई करंट नहीं है, पानी में कोई बहाव नहीं है, स्टिल वाटर में खड़े हुए पानी में वो उसकी जो स्पीड रहती है दैट इज 48 मीटर पर मिनट। ठीक है। अब अगर पानी मूव कर रहा है तो ये करंट की स्पीड भी उसे इफेक्ट करने वाली है। अगर वो पानी की डायरेक्शन में ही स्विम कर रहा है तो उसकी यहाँ पे ओवरऑल स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड 48 से बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? लेट्स सपोज वो यहाँ पे x बढ़ जाएगी। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो करंट है उसकी स्पीड है x। तो अगर वो पानी के बहाव के साथ साथ मूव ऑन कर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़कर हो जाएगी 48 प्लस x। अगर वो पानी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड घटकर हो जाएगी 48 माइनस x। ठीक है, ये चीज आई होप समझ में आई। और बोला गया कि डिफरेंस है दोनों टाइम्स के अंदर 10 मिनट्स का। तो 200 मीटर उसने अगेंस्ट किया, 200 मीटर उसने उसके साथ किया, तो आपको बताना है कि उनका जो डिफरेंस है वो 10 मिनट्स का है। तो आपको करंट की स्पीड, आपको जो x है वो बेसिकली यहाँ पे निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, दोनों के टाइम निकालते हैं और उनका डिफरेंस यहाँ पे 10 डाल देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम हम कंसीडर करते हैं किसका? सबसे पहले टाइम निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सबसे पहले टाइम निकालते हैं, अगर वो अगेंस्ट जा रहा है तो 200 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 48 माइनस माइनस एक्स। अगर वो उसके साथ साथ चल रहा है तो टाइम कम लगेगा, 200 डिवाइडेड बाय 48 प्लस एक्स। तो टाइम हमारे पास दोनों निकल कर आ गए। अगर वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जाता है तो ये टाइम लगेगा, अगर वो स्ट्रीम के साथ साथ जाता है, विद द स्ट्रीम जाता है, तो ये टाइम लगेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें बता रखा है 10 मिनट्स का निकल कर आएगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसे फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाती है, और वहां पे फिर आपको कुछ और दिमाग लगाना होता है उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आपने ट्राई किया इनको सॉल्व करने का तो हो सकता है आपको बहुत समय लग रहा हो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं यहाँ पे कि आप x की जो वैल्यू है ना वो इन ऑप्शंस को पुट करके देख लो। ऑप्शंस को पुट करके देख लो कि कौन से ऑप्शन की वैल्यू सही बैठ रही है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लो। अब यहाँ पे हमारा जो B और C है, अगर मैं B और C वाली वैल्यू कंसीडर करूंगा, 48 में से 29 या 31 को माइनस करूंगा। जैसे मैं 48 में से 31 को माइनस करता हूं तो 17 आता है, 200 बाय 17 आता है। तो 200 बाय 17 ये तो कोई पॉइंट वाली फ्रैक्शन चली जाएगी, और पॉइंट वाली भी कोई सीधी सादी नहीं होगी, ये तो बहुत लंबी फ्रैक्शन जा सकती है। तो इसे मैं सॉल्व नहीं करता अभी, मैं अभी देखता हूँ सीधा सीधा किससे सॉल्व हो सकता है। सीधा सीधा मेरे को लग रहा है 30 या 32 से सॉल्व हो सकता है। आप इनको पुट करें, जैसे मैं अगर 32 को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो इट वुड बिकम 200 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 32 माइनस 200 48 प्लस 32। तो ये मेरे पास आया 200 डिवाइडेड बाय, ये कितना बच गया 16, माइनस 200 डिवाइडेड बाय 80। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है मेरे पास किससे जा रहा है? ये मेरे पास जा रहा है 8 से। 8 2 जा 16 एंड 40 25 बाय 2। और ये मेरे पास जा रहा है इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ 20 बाय 8। 20 बाय 8 मेरा फर्दर कट जाएगा, 5 बाय 2 रह जाएगा। तो 25 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 20 बाय 2 यानी कि 10 आपका आंसर निकल कर आ रहा है। तो 10 ही हमें चाहिए था, 10 ही हम कैलकुलेशन में लेकर चल रहे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे कई बार सवालों की कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और आपको अपना आंसर यहाँ पे डायरेक्टली मार्क करना होगा ऑप्शंस को देखकर। तो इस तरीके से आपको सवालों को अप्रोच करना रहता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, एक टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच का क्वेश्चन है। ऋषभ ने आंसर कर दिए 80% ऑफ द फर्स्ट 75 क्वेश्चंस करेक्टली। आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अदर 75 क्वेश्चंस डज ही नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 60% ओवरऑल।
तो प्यारे दोस्तों पहले 150 जो क्वेश्चंस हैं उसको 75 के दो पार्ट में बांटा है। पहले 75 में उसके 80% सही हो चुके हैं, तो अगले 75 में कितने परसेंट सही करे कि उसका जो ओवरऑल है दैट बिकम्स 60%। ओके, तो अब यहाँ पे वो पहले 80% कर चुका है, ओवरऑल 60 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 60 से कम भी जाएंगे, 60 से कम भी जाएंगे तो भी बात बन जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारी ऑप्शंस भी 60 से कम ही है। एक ऑप्शन 60 है, ये तो पक्का आंसर नहीं हो सकती है, 60 से कम ही आना चाहिए आपका ये वाला फिगर। तो अगर मैं ओवरऑल 60 की बात करूं तो 150 का 60% मेरे पास कितना हो गया, 150 का 60% हो गया 90। ठीक है जी, 150 का 60% हो गया 90। अब उसने 75 में से 80% सही कर दिए, तो कितने सही कर दिए, 75 इंटू 80/100 अगर मैं इसे करूं, या 4/5 मैं इसे कहूं, तो दिस बिकम्स, ये मेरे पास बन गया 60, यानी कि उसने 60 करेक्टली सॉल्व कर दिए। तो अब 90 उसको टोटल चाहिए और 60 ऑलरेडी कर चुका है, तो उसको बाकी 75 में केवल और केवल 30 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर मैं परसेंटेज सम्स में बात करूं तो 30 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, एंड अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा दिस वुड बिकम 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का आंसर आसानी से आप यहां पे निकाल सकते हैं। तो आप आसानी से इस सवाल का आंसर सॉल्व करके ऑप्शन नंबर बी 40% निकाल सकते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं जी। Three numbers are in the ratio of 2:5:6 and their sum is 663. Find the three numbers. तो बहुत ही आसान सवाल है। तीन नंबर्स को एज्यूम कीजिए, 2x, 5x एंड 6x। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 663। तो अगर मैं ऐड करूंगा इट बिकम्स 13x इज इक्वल टू 663 और x इज इक्वल टू 663 डिवाइडेड बाय 13। तो अब देखना ये कि 13 से जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 13 5 65, ठीक है, 1 बच रहा है और ये 13 के साथ 1 पे चला जाएगा, तो 51 x की वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब आसानी से तीनों नंबर आ जाएंगे। मेरे पास तीनों नंबर कितने हो गए, 2x वाला नंबर हो गया 102, 5x वाला नंबर मेरे पास हो गया 255 और 6x वाला हो गया मेरे पास 306, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल, 1 मिनट से भी कम में सॉल्व हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का निकल कर आ गया। तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। हमें बताना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है सीरीज में। तो कई बार आपको सीरीज में नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी होती है और कई बार रॉन्ग टर्म निकालने को भी सवाल बोल देता है। तो अब इस सवाल के अंदर आपकी जो टर्म्स है बेसिकली दे आर इंक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं प्लस वाला करके देखते हैं कि क्या बात बनती है। तो अगर हम प्लस करते हैं, पहले आता है 5, अगला आता है 7 और अगला भी 7 ही आ रहा है, अगला मेरे पास आ रहा है 13, अगला मेरे पास 13 आ रहा है और अगला भी मेरे पास 13 ही आ रहा है और अगला मेरे पास आ रहा है 15। तो अगला मेरे पास यहाँ पे 15 आ रहा है। अब कौन सी टर्म गलत हो सकती है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन्हीं में से कोई गलत हो सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे गलत हो सकती है या तो 50 या 37 या 24 या 17, यानी कि ये 4 टर्म्स में से ही कोई आपकी टर्म गलत होने वाली है। तो 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है। देखो ये 5 7 बिल्कुल सही चल रहा था। 5 7 के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे 9 आ जाता तो कहानी कितनी बढ़िया हो जाती। 5 7 के बाद अगर 9 आता तो कहानी कितनी बढ़िया हो जाती, यानी कि 17 के बाद अगर 9 आना चाहिए था, दिस हैड टू बी, ये 24 की जगह कितना होना चाहिए था। तो मेरी सीरीज बनती 5 10 17 और 17 के बाद 9 ऐड करता तो 26 बनता। 26 के बाद अगर मैं यही सेम सीरीज चलाऊं 37 50 और 65, तो मेरे पास यहां पे देखिए क्या बनता है, 5 7 9 11 13 एंड 15, 2 के डिफरेंस वाले यहां पे निकल कर आ रहे हैं एडिशंस। तो अगर मैं 24 की जगह 26 कर दूं तो ये मेरी सीरीज एकदम बढ़िया हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, पूरा सीक्वेंस बन जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हुई। यहाँ पे 7 7 दो बार आया, यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हुई। तो 24 में गड़बड़ है, वो 26 होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी 24। तो प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 24 ही आएगा। इसकी जगह द करेक्ट टर्म शुड हैव बीन 26। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर ऑफ द क्लास इज 15 ईयर्स। यहाँ पे बोला गया कि एक क्लास के अंदर आपके 15 स्टूडेंट्स है और हमें बताया गया कि जो स्टूडेंट्स और टीचर है उनकी अगर हम एवरेज एज निकालें तो 15 स्टूडेंट्स और एक टीचर के मिलाकर इन 16 लोगों की अगर एवरेज एज निकाले डेट इज 15 ईयर्स। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। एवरेज एज ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स,
यानी कि जो हमें ये 15 इयर्स दे रखा है, बताया कि एवरेज एज ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, यानी कि जो 15 इयर्स ये दे रखा है इज 2 इयर्स मोर देन दैट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हम टीचर और स्टूडेंट की एवरेज एज में से दो निकाल देते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स की एवरेज एज आ जाती है। तो 15 इयर्स जो हमें एवरेज एज दे रखी है, ये किस किस की है? ये स्टूडेंट्स की भी है और प्लस टीचर की भी है। 15 स्टूडेंट्स और टीचर की भी है। तो अगर बोला गया कि अगर आप इसमें से 2 निकाल देते हैं तो आपके पास ये 13 इयर्स निकल कर आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स। ये निकल कर आपका आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो एवरेज एज निकल कर आती है वो कैसे निकल कर आती है? एवरेज एज इज गोइंग टू बी सम ऑफ द एजेस, आपकी सभी एजेस का सम होगा, और उसके नीचे हम डिवाइड करेंगे किसको? हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो ये आपके पास निकल कर आएगी एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट। तो ये हमें दे रखी है 13 इयर्स की। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें ऑलरेडी मालूम है कि 15 है। तो आप जो स्टूडेंट्स की एजेस का सम है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना? 15 इंटू 13। 15 इंटू 13 अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 195। 195 हो गया स्टूडेंट्स की एजेस का सम। तो ये चीज अभी हमें पता लग चुकी है। और अब साथ ही बोल रखा है कि आपके पास अगर हम इस 195 में एक टीचर की एज भी जोड़ दें, टीचर की एज लेट्स सपोज टी है, इसको भी मैंने जोड़ दिया, और अब मैंने इसे डिवाइड किया किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर। तो 15 प्लस 1 यानी कि टीचर भी ऐड हो गई, 16 से डिवाइड किया तो ये मेरे को दे रखा है कि 15 निकल कर आता है। तो 195 प्लस टीचर की एज इज इक्वल टू 15 इंटू 16। 15 इंटू 16 मेरे पास जो निकल कर आता है इज 240। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा, t इज गोइंग टू बिकम 45 इयर्स हो जाएगी जी हमारी टीचर की एज यहां पर। तो करेक्ट आंसर मेरे पास कितना निकल कर आएगा? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, 45 इयर्स। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को अप्रोच करना था। तो आई होप इस सवाल को आपने सही तरीके से अप्रोच किया और आपका आंसर भी 45 इयर्स निकल कर आ गया है। अगला सवाल है, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। तो भैया एक शॉपकीपर है, वो कहते हैं कि मैं सही सामान बेच रहा हूं, बट आपको 1 किलो का सामान देने की बजाय वो 750 ग्राम ही सामान देता है। तो अब आपको बताने कि वो कितना परसेंटेज यहां पे गेन कर रहा है। तो देखो जी, लेट सपोज कि आप उससे लेने गए, क्या लेने गए? आप उससे लेने गए 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो लेने गए। कितना लेने? 1000 ग्राम लेने गए, चीनी लेने गए, ठीक है जी। 1000 ग्राम चीनी लेने गए, बट उसने आपको कितनी चीनी दी? उसने आपको 750 ग्राम ही चीनी दी। लेट सपोज 1000 ग्राम चीनी जो है वो 1000 की है, और उसने आपको कितनी दी? बेसिकली उसने आपको 750 की ही चीनी दी। तो उसने कितना कमा लिया? उसने 250 यहां पे कमा लिया। 250 कमा लिया, जिस 250 उसका गेन है। और अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में निकालना हो तो वो गेन कितना होने वाला है? तो उसने 750 पे 250 कमाया और 1000 आपसे लिए, तो अगर गेन निकालना हो 250 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100, तो ये आपका कितना निकल कर आया? 1/3, 100/3, 33.33% आपका निकल कर आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे भी कोई और 25% की तो ऑप्शन है ही नहीं है, तो आपको 33.33% ही आंसर मार्क करना होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप इस सवाल को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर आपका प्रिंसिपल P है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? इट्स गोइंग टू बी 4/9 ऑफ द P। ये हो जाएगा। What will be the rate of interest and time? दोनों निकालने हैं। If both of these are numerically equal, यानी कि आपका रेट और टाइम दोनों यहाँ पे बराबर है, दोनों को फिर आप कुछ भी मान लो, R मान लो या T मान लो। तो यहाँ पे ये हमारा जो रेट और टाइम है दोनों की जगह R ही लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ। तो यहाँ पे देखो P तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4/9 इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 निकल कर आ रहा है, और ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो अब 400 डिवाइडेड बाय 9 जो है ये आपका आर स्क्वायर आ रहा है। आपको बेसिकली क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 400 बाय 9 को मैं 20/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आर की वैल्यू मेरे पास हो गई 20/3। आर की वैल्यू 20/3 हो गई, तो टी की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे 20/3 ही होने वाली है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम होने वाले हैं। 20/3 यानी कि 6 पॉइंट कितना हो गया? ये 2/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
इसको 6 2/3 भी लिख सकते हैं, 3 6 18 प्लस 2 20, तो 20/3 6 2/3% हो गया, और इतना ही 6 2/3 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का आंसर आपका यहां पे सही बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही आपने सवाल को सॉल्व किया और आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलो जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेटर डिक्रीज्ड बाय 25%। तो एक मोबाइल है, उसका दाम हमने पहले बढ़ाया 20% से और बाद में उसे घटाया 25% से। तो लेट्स सपोज एक मोबाइल है 100 का, हमने उसका दाम पहले 20% से बढ़ाया, यानी कि उसे 120 कर दिया, और बाद में उसे 25% से घटाया। 25% किसका? इस 120 का। 120 का 25% यानी कि 1/4 हो गया 30, तो हम उसे 90 पे ले आए। What is the net percentage change in the final price of the mobile? तो 100 से फाइनली वो 90 का आ गया, तो नेट परसेंटेज चेंज उसमें कितना रहा? 10 का रहा। 10% का चेंज उसमें रहा। 100 के बेसिस पे अगर हम निकाले तो 10% का चेंज रहा। तो करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप कई सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसानी से आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को ऐसे ही अप्रोच किया और आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का आ गया। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे पास सवाल है, कविता's एज इज 8 years more than thrice the sum of ages of her two grandsons who are twins। तो कविता है, कविता दादी है, उसके दो पोते हैं, दो ग्रैंडसन है, दोनों ट्विन है, और उसके हिसाब से उसकी एज का रिलेशन यहां पे बता रखा है। 9 years later, Kavita's age will be 1 year more than 2 times the sum of ages of her two grandsons। तो 9 साल के बाद भी रिलेशनशिप बता रखा है। हमें बताना है कि कविता की एज क्या है जब उसके ग्रैंडसन्स पैदा हुए थे। तो ये सवाल देखने में टिपिकल लग रहा है और आधे से ज्यादा इस सवाल को छोड़ देंगे, बट अगर ऐसा सवाल आप फेस करते हैं तो कैसे इसे अप्रोच करना है, सही अप्रोच क्या है, वो आप डिस्कस यहाँ पे आपके साथ कर लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे आपको पहली दोनों लाइंस में ये चीज कॉमन मिल रही है, सम ऑफ एजेस ऑफ आवर टू ग्रैंडसन्स हु आर ट्विन्स। पहली लाइन में भी लिखा हुआ है, अगली लाइन में भी लिखा हुआ है सम ऑफ एजेस ऑफ आवर टू ग्रैंडसन्स। तो अगर इस सवाल को आसान बनाना है ना, तो इस सम ऑफ एजेस ऑफ आवर टू ग्रैंडसन्स की जगह हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। उन दोनों जुड़वा पोतों की जो एज है हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी x, इसे हम x लिख लेते हैं। अब सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल आपका काफी आसान लगेगा पढ़ने में। कविता's age is 8 years more than thrice the x। ठीक है, अगर मैं कविता की एज को k मान लेता हूं, कविता की एज को k माना, तो बताया गया कि वो थ्राइस दी x से कितना ज्यादा है? वो 8 ज्यादा है। k माइनस 3x 8 आ गया, पहली इक्वेशन बन गई आपकी। अगली लाइन में कहा 9 years later। अब 9 years later देखो, कविता की एज क्या हो जाएगी? k + 9 हो जाएगी। अब 9 years later आपका जो x है वो भी बदलेगा। 9 years later x कितना बदलेगा? देखो, x है सम ऑफ एजेस ऑफ टू ग्रैंडसन्स। ठीक है जी, 9 years later मेरा जो x है वो कितना बढ़ेगा? दोनों ग्रैंडसन की एज बढ़ेगी, कितने कितने से बढ़ेगी? दोनों की 9 9 से बढ़ेगी। तो ये मेरे पास 9 years later हो जाएगा x + 18। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये हो गया मेरे पास, कविता's age will be 1 year more than 2 times the sum of ages of her two grandsons। तो अगर मैं k + 9, 9 years later k + 9 हो गया, -2 टाइम्स द एजेस ऑफ आवर ग्रैंडसन। ये मेरे को पता लग गई है कि अब x + 18 लिखना है मेरे को, क्योंकि 9 साल के बाद उनकी दोनों की एज मिला के 18 से बढ़ जाएगी, और ये मुझे बता रखा है इट इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन बन चुकी हैं। पहली इक्वेशन से k की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये निकल कर आती है 3x + 8, और इस 3x + 8 को मैं इस दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं। 3x + 8 ये मेरे पास आया +9 - 2x - 36 इज इक्वल टू 1, और ये बन गया x, ये बन गया मेरे पास, क्या बन गया? x - 19 इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 20 निकल कर आ गई मेरे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू 20 इयर्स निकल कर आ गई, यानी कि दोनों की जो एजेस हैं उनका सम कितना? 20 इयर्स है। एक ट्विन की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10 साल, एक की एज हो जाएगी। ठीक है, दोनों का सम 20 है, तो उनमें से एक की एज 10 हो जाएगी। और अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो इसी इक्वेशन में एक्सपुट करता हूं, तो k इज इक्वल टू 60 + 8, 3 × 20 + 8, ये आ गया 68 ईयर्स। यानी कि दादी जो कविता है उसकी एज अभी 68 ईयर्स है, और उसके एक एक पोते की एज जो है वो 10 ईयर्स है। हमें बताना है व्हाट वाज द एज ऑफ कविता व्हेन हर ग्रैंडसन्स वर बोर्न। तो उसके ग्रैंडसन्स अभी 10 साल के हैं, तो जब वो पैदा हुए होंगे
10 साल पहले, तो 10 साल पहले कविता की एज क्या होगी? 68 माइनस 10, यानी कि 58 इयर्स कविता की एज यहां पे होने वाली है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो इस हिसाब से आपको इस सवाल को अप्रोच करना था और करेक्ट आंसर निकालना था। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमें यहां पे दे रखी है और हमें सवाल पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में आगे क्या आने वाला है। ठीक है जी, इस सीक्वेंस में आगे क्या आने वाला है? ये सीक्वेंस आपकी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो पहले यही देखते हैं कितने से बढ़ रही है। 2 से बढ़ी, 4 से बढ़ी और ये 6 से बढ़ी, तो आगे सिंपली 8 से बढ़ा देते हैं ना, 8 से बढ़ा देते हैं। तो ये 8 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 20.25 हो जाएगी। और इसीलिए करेक्ट आंसर मेरा आसानी से ऑप्शन नंबर डी का यहां पे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे अबे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग 180 किलोमीटर पर आवर took 5.4 seconds to cross a stationary man. Length of the train is 250 मीटर। अब आपको बताना ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, एक आदमी है, उसे ट्रेन ने क्रॉस करना है। तो ये लेट सपोज ये हमारे पास हम बनाने की कोशिश करते हैं एक ट्रेन को। तो ये हमारे पास लेट सपोज एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है एक आदमी को क्रॉस करने वाली है। अब ये जो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, उसके अंदर बेसिकली ट्रेन को क्या कवर अप करना है, कितना डिस्टेंस कवर अप करना है, उसे अपनी लेंथ ही कवर अप करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम है। हमें स्पीड भी बता रखी है और टाइम भी बता रखी है। तो ये डिस्टेंस जो है बेसिकली विच इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो हम यहां पे निकाल सकते हैं। पर दुविधा है कि आपका जो स्पीड है इट इज इन किलोमीटर पर आवर, तो उसे मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा सीधा सीधा 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और आपका जो टाइम है डेट इज 5.4 सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 54 इंटू 5 दैट इज गोइंग टू कम 270 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी 270 मीटर, ये कह रहे 250, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अगली स्टेटमेंट है, इफ अ बस कवर्स 172 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो 172 किलोमीटर कवर कर रही है 4 घंटे में। तो अब यहां पे आपको बताना है स्पीड इसकी कितनी होगी। अगेन यहां भी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो नॉर्मली निकालते हैं पहले। हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 172 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स। तो ये निकल कर आ गया हमारे पास 43 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से कहानी नहीं बनेगी, इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए अगेन 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये तो 43 से भी कम हो जाएगा, पर यहां 154.8 कह रहा है, तो इतना ज्यादा तो ये पहुंच ही नहीं सकता। ये तो 43 से भी कम हो जाएगा। इसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 से भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट भी काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने पहली तो स्टेटमेंट कर ली है। अगली स्टेटमेंट है, इफ 25x plus 25y is equal to 110, then the average of x and y is 2.2। देखो x और y की एवरेज बेसिकली क्या होगी? x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी एवरेज होगी। हमें बता रखा है भैया 25x प्लस 25y इज इक्वल टू 110। तो हमें अगर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बनाना है, तो मैं दोनों साइड को 50 से डिवाइड कर देता हूं। दोनों साइड को 50 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये मेरे पास बचा x प्लस वाई, 25 कॉमन निकाल के 50 से काटा तो ये डिवाइडेड बाय 2 ही बचा, और ये मेरे पास यहां पे बच गया 2.2। हाँ, तो बिल्कुल जी एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई जो है 2.2 निकल कर आ रही है। तो केवल और केवल जो आपका करेक्ट बना वो ऑप्शन नंबर 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर यहां पे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपने इसी अप्रोच से सवाल को सॉल्व किया और ऑप्शन सी का आंसर आपने भी निकाला है। अगला सवाल है, रमेश गोज टू नॉर्थ। तो डायरेक्शंस वाला सवाल है, डायरेक्शंस में ही आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले का काम करते हैं, अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं जी। सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस आपको सबसे पहले लगा लेनी है। कहा कि रमेश गोज टू नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा। लेट सपोज वो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए यहां पे पहुंच गया, यहां पे रमेश खड़ा हुआ है। अब यहां पे पहुंचकर ये बोल रहा है कि यहां पे पहुंचकर उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लिया तो यहां पे, यहां से इधर पहुंच गया, राइट टर्न लेके इधर पहुंच गया। अब यहां पे वो खड़ा है, ठीक है जी, यहां पे वो खड़ा है राइट टर्न लेके, अब वो यहां पे खड़ा है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि देन टर्न्स राइट अगेन। यहां पे खड़ा है और वापस से राइट ले लिया, तो वापस से नीचे की तरफ ही आ जाएगा, वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा, यहां पे खड़ा है। अब कह रहे हैं देन गोज टू द लेफ्ट।
अरे बाप रे, अब यहां पे खड़ा है और अब क्या ले रहा है, अब लेफ्ट ले रहा है। अब लेफ्ट अगर ले रहा है, रमेश इधर को देख रहा है और लेफ्ट ले रहा है, तो वो इधर को यहां पे लेफ्ट ले लेगा। तो अभी रमेश जो है कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है आपको बताना है। तो अभी रमेश जो है ना इधर की तरफ फेस कर रहा है, तो ईस्ट की तरफ यहां पे रमेश का फेस है। तो करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। तो सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के हमें बातें कर रहा था, बट अगर आप ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को बना लेते हैं और फिर अपनी जो लाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उसे प्लॉट करना शुरू करते हैं, तो आई थिंक आप आसानी से इसका आंसर यहां पे निकाल सकते हैं। आप रमेश की जगह अपने आप को खुद खड़ा करके देख सकते हैं कि आप ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसे आप राइट ले रहे हैं, फिर ऐसे राइट ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसा ज्यूम करेंगे तब आपके लिए और आसान हो जाएगा इस सवाल को सॉल्व करना। तो प्यारे दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स आशमान्स रैंक इज 16th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। तो इस सवाल में रैंकिंग आपसे कुछ पूछी जा रही है, नीचे से रैंक दिए, ऊपर से निकालना है, ठीक है। अब मैं नॉर्मल आपसे अगर बातचीत करूं, लेट सपोज कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी और ई, और इनके यही रैंक है, यही रैंक इन्होंने एक टेस्ट में ऑब्टेन किया, यानी कि ए का पहला, बी दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा और ई का 5वां रैंक है। तो अगर मैं लेट सपोज बात करता हूं बी के रैंक की, तो बी का रैंक ऊपर से तो सेकंड है, बट नीचे से आप देखेंगे बी का रैंक जो है वो 4th रैंक है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि जो बी का रैंक है वो 4th है और टोटल स्टूडेंट्स यहां पे 5 हैं, बी का रैंक ऊपर से निकालो फॉर्मूला यूज करके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। क्या मैं 5 में से 4 को माइनस कर दूं तो क्या मुझे बी का रैंक पता चल जाएगा, नहीं, तो मुझे नहीं पता चलेगा। अगर मैं 5 में से 4 को माइनस करके +1 कर दूं तो क्या मुझे पता लग जाएगा, हाँ, तो मुझे मालूम हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो है कुछ इसी हिसाब से चलेगा, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स माइनस रैंक फ्रॉम द बॉटम +1। फॉर्मूला क्या बना, टोटल स्टूडेंट्स, अगर आपको रैंक ऊपर से निकालना है, माइनस रैंक फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बॉटम वाला रैंक माइनस करो और इसके अंदर +1 करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका रैंक फ्रॉम द टॉप कितना है। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड, ओके। और इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक है क्यों ऐसा होता है आपने देख लिया कि 5 - 4 करेंगे तो 1 नहीं है बी का रैंक, उसमें +1 करते हैं तो सेकंड है बी का रैंक। तो इस सवाल में भी ऐसे ही करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 43, माइनस किया रैंक फ्रॉम द बॉटम विच इज 16 और इसमें करेंगे +1, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, ये हमारे पास ये निकल कर आने वाला है 28। तो 28th रैंक होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपने इस सवाल को समझ लिया है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहां पे सवाल है, इफ ए's इनकम इज 40% लेस देन बी's इनकम, देन हाउ मच परसेंट इज बी's इनकम मोर देन ए's इनकम। तो अगर किसी को लग रहा है 40% आंसर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एज्यूम कर लीजिए आपकी जो ए की इनकम है और बी की इनकम है, कुछ एज्यूम कर लीजिए तो आसान हो जाएगा सवाल। लेट्स एज्यूम करते हैं बी की इनकम है 100 रुपीज, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है जी। अब आपको बताना है कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो बी की इनकम 40 ज्यादा है, बट अभी बेस आपका 100 नहीं रखना, अभी बेस आपका रखना है 60, जो कि मेरे पास है ए की इनकम। 40/60 इंटू 100, इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस वुड बिकम 66.66% या 67% आप लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी। अब क्योंकि हमें बताना था कि ए की इनकम से कितनी ज्यादा है, तो आपका बेस हमने रखा ए की इनकम को, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, इस सवाल का बहुत ही आसान था। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। देखो यहां पे हमने कोशिश ये करी है कि सवाल आपके साथ चाहे कुछ ही डिस्कस हो पाए, बट हर तरीके का सवाल आपके साथ डिस्कस हो जाए। तो यहां पे एक सवाल है पाइप्स और टैंक्स को लेकर, अब इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सवाल कह रहे कि एक पाइप है विच कैन फिल अ वाटर टैंक 3 times एज फास्ट एज द अनदर पाइप। तो एक पाइप है वो हमारे जो वाटर टैंक को फिल कर सकती है दूसरी पाइप के मुकाबले 3 गुना तेजी से कर सकती है। तो अगर मैं कहूं कि एक पाइप को 30 मिनट लग जाते हैं, एक पाइप को हमारे पास 30 मिनट लग जाते हैं टैंक को भरने में, तो जो दूसरी पाइप है वो ज्यादा तेजी से भर लेती है, यानी कि उसे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, उसे केवल और केवल 10 मिनट ही लगने वाले हैं, 30 मिनट नहीं, उसे 10 मिनट ही लगने वाले हैं, क्योंकि वो 3 टाइम्स तेजी से भर लेती है। तो अगर एक पाइप को x मिनट्स लग रहे हैं, तो दूसरी वाली जो पाइप है उसको 3x मिनट्स यहाँ पे लग जाते हैं।
if both are used together they can fill the tank in 36 minutes. हमें ये जानकारी दे रखी है how much time will be taken by the slower pipe alone to fill the tank. तो 3x वाला जो टाइम है वो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है. देखो अगर एक पाइप पूरा टैंक 30 मिनट्स में भरती है तो वो एक मिनट में कितना टैंक भरती है? तो एक मिनट में वो 1/30 टैंक भरती है. ऐसे ही अगर एक पाइप पूरा टैंक 10 मिनट में भरती है तो एक मिनट में वो 1/10 टैंक भरती है. आई होप दिस इज क्लियर. तो अगर एक पाइप पूरा टैंक x मिनट्स में भर रही है तो एक मिनट में वो 1/x टैंक भर रही होगी और ऐसी दूसरी वाली 1/3x टैंक भर रही होगी. और पूरा टैंक अगर 36 मिनट्स में भर रहा है तो एक मिनट में दोनों को मिला दें तो ये दोनों मिलाकर 1/36 ऑफ द टैंक यहाँ पे भर रही होंगी. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन में x को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. ये इक्वेशन हमारे पास बनी, इसे सॉल्व किया. 4/3x इज इक्वल टू 1/36 और x की वैल्यू प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या निकल कर आएगी? x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? x की वैल्यू 48 आ गई, 48 मिनट्स आ गई. x की वैल्यू 48 आ गई बट हमें 3x निकालना है. हमें निकालना है जो स्लोअर पाइप है वो कितने में भरेगी, वो इसे 3 गुना ज्यादा टाइम लेने वाली है. तो 48 इंटू 3 अगर आप करेंगे इट वुड बी 144 मिनट्स. तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 144 मिनट्स. तो आई होप आपने इसी तरीके से सवाल को अप्रोच किया. अगर नहीं किया था तो आई होप अब आपको समझ में आ गया. तो ये सवाल आपको इस तरीके से सॉल्व करने रहते हैं. जो टाइम और वर्क को लेकर सवाल होते हैं उसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है. चलिए तो अगले सवाल की ओर फटाफट से आते हैं. फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो. तो ये सीरीज हमें गिवन बिलो है, हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है. 6, 13, 27, 55, 111. तो आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे डबल हो रहे हैं. डबल में एक ऐड हो रहा है सिंपली. तो बहुत ही आसानी से पता लग रहा है कि 6 का डबल किया 12 प्लस 1 13, 13 का डबल 26 प्लस 1 27, ऐसी 27 का डबल 54 प्लस 1 55, ऐसे ही 55 का डबल 110 प्लस 111, 111 का डबल हो गया 222 प्लस 1 करके हो गया 223. तो करेक्ट आंसर हैज टू बी दिस ऑप्शन नंबर सी, 223. तो प्यारे दोस्तों सवाल बहुत ही आसान था और आसानी से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी का. तो यहां पे ये सवाल हमसे कह रहा है 5 years ago the average age of A and B was 23 years. तो A की एज और B की एज की जो एवरेज था इट वाज 23 years, 5 साल पहले. तो अगर इनकी एज में अभी एज्यूम करता हूं A है और B है तो 5 साल पहले इनकी एज हो जाएगी A-5 और B-5. और इनका प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज होगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? इनका एवरेज दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा 23 years. तो ये कह रहा है पहला लाइन हमें if today the average age of A, B and C is 27 years. आज इन तीनों की एज का जो एवरेज है, तीनों की एज को जोड़ के एवरेज निकालें तो इट इज 27 years. तो हमें C की एज बतानी है 5 साल के बाद कितनी होने वाली है. तो देखो A प्लस B की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकालो और दूसरी में पुट करो, C की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, उसमें +5 करो, आंसर आ जाएगा. तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं इट बिकम्स A प्लस B माइनस 10 इज इक्वल टू 46. A प्लस B it becomes equal to 56. अब 56 plus C is equal to, ये आपके पास कितना बना 26, 54 and 91. C की वैल्यू आपके पास कितनी आई 91 minus 56 यानी कि 25. और 5 साल बाद यानी कि C plus 5 is going to be 25 plus 5 is equal to 30. यानी कि the correct answer has to be option number A. ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा. तो A will be the correct answer. अगला सवाल हमारे पास है इफ ब्यूटीफुल इज कोडेड एज ADZTSHETK. तो अगर आप ध्यान से देखें तो B का हमने A कर दिया, एक पीछे चले गए, E का D कर दिया, ऐसी A का Z कर दिया, U का T कर दिया, T का S कर दिया, I का H, F का E, U का T और L का K. यानी कि एक एक पीछे जा रहे हैं, हर एक में एक एक पीछे जा रहे हैं. तो हैंडसम का क्या कोड होने वाला है? अब हैंडसम में भी एक एक पीछे चले जाओ. H का G हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, N का M हो जाएगा, D का C हो जाएगा, S का यहाँ पे R हो जाएगा. मेरे ख्याल से तो इतना करके ही आपको आंसर मिल गया होगा. इतना करके ही आप देखें तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है और कोई तो इसके क्लोज भी नहीं पहुंच रहा. तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत ही आसान सवाल ये पेपर में पूछा गया था. तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारा आसानी से बन जाएगा. अगला सवाल है two numbers are in the ratio of 6:7. If 12 is added to each of the number, their ratio becomes 7:8. Find the two numbers.
तो दो नंबर्स को 6x और 7x मान लो। इस सवाल के अंदर यही आपको करना है कि उनको 6x और 7x मान लो, ठीक है जी। और इन दोनों में अगर आप 12 को ऐड कर रहे हैं, 12 को ऐड कर रहे हैं, उनका रेशियो बिकम 7/8। तो अब यहाँ पे x को सॉल्व करके निकाल लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 48x प्लस 96 इज इक्वल टू 49x प्लस यहाँ पे 84। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस वुड बिकम्स x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 आ गया तो आपके नंबर 6x वाला 72 हो गया और 7x वाला 84 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आसानी से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे पास सवाल है, इन अ सर्टेन कोड 467 मींस लीव्स आर ग्रीन। 467 का मतलब है कि आपके जो लीव्स हैं दे आर ग्रीन, ये हमें बता रखा है। आगे बताया 485 मींस ग्रीन इज गुड, ग्रीन इज गुड। एंड 639 इट मींस दे आर प्लेइंग। आपको बताना है विच डिजिट स्टैंड्स फॉर लीव्स इन दिस कोड। तो लीव्स को कौन सा डिजिट डिनोट कर रहा है वो आपको बताना है। देखो 4, 6 या 7 में से ही होगा, क्योंकि 4, 6 और 7 ही आ रहे हैं पहले सेंटेंस में। आपका 9 तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अब देखिए जी, अब ध्यान ये रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 4 पहले है तो लीव्स 4 को डिनोट करेगा, 6 आर को करेगा और 7 ग्रीन को करेगा। तो ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ये आपके जंबल्ड होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं ट्रू। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज इस अप्रोच को अभी भूल जाइए, ये अप्रोच गलत है। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों सेंटेंसेस को और डिजिट्स को कंपेयर करना है, उस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो जैसे अगर मैं पहले दो सेंटेंसेस को कंपेयर करता हूं, तो पहले दो सेंटेंसेस में मेरे पास क्या कॉमन है। आप देखें पहले दो सेंटेंसेस में आपके पास जो ग्रीन वर्ड है वो कॉमन निकल कर आ रहा है पहले दोनों सेंटेंसेस में। तो पहले दोनों सेंटेंसेस में ग्रीन कॉमन है और इसमें कोई डिजिट भी कॉमन होगा और वो कॉमन डिजिट निकल कर आ रहा है 4, यानी कि जो 4 है वो डिनोट करता है ग्रीन को। ऐसे ही मेरे पास अगर मैं पहले और तीसरे वाले सेंटेंसेस को कंपेयर करता हूं, तो पहले और तीसरे सेंटेंसेस में मेरे पास जो आर वर्ड है वो कॉमन आ रहा है और एक डिजिट भी कॉमन आ रहा है। कौन सा? 6 यहां भी आ रहा है और 6 यहां भी आ रहा है। तो इसका मतलब है 6 का मतलब होता है आर। और अब बचा कौन सा मेरे पास पहले सेंटेंस में? मेरे पास ये 7 बचा और मेरे पास बचे लीव्स। तो इसका मतलब है कि 7 और लीव्स ही बचे, तो 7 का मतलब होगा यहां पे मेरे पास लीव्स। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, option number B is going to be the correct answer for this particular question. चलिए अगला सवाल है, in how many years the compound interest on rupees 10,000 at the rate of 10% will be rupees 2,100। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको यहां पे लगाना है। अब देखो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। तो अगर आपको यहां पे क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कि 2100 कब हो जाएगा। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 10,000 प्लस 2100 यानी कि 12,100 का अमाउंट बन जाएगा। तो 12,100, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10% का, टी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स 0 से 0 कट गए, 121 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ गया? 11/10 की पावर टी। तो 121/100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 11/10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 100। तो देखो जी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो t है डिट बिकम्स 2। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे नीचे कॉमन है तो t की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। t बिकम्स 2 ईयर्स, कि 2 सालों में आपका जो अमाउंट है यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 12,100 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2,100। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहां पे करेक्ट आंसर बन गया। तो प्यारे दोस्तों, आते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल है, 6 persons went to a hotel for a dinner, 5 of them spent rupees 150 each on their meals। तो 5 ने तो 150 each स्पेंड किया, यानी कि इन पांचों ने मिला के 750 जो है वो खर्च किया। while the 6 persons spent rupees 80 more than the average expenditure of all the 6 persons। तो ये सभी पर्संस का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उससे 80 ज्यादा उसने खर्च किया। तो लेट्स सपोज कि एवरेज एक्सपेंडिचर इन 6 पर्संस का कितना है? x है। तो इसका एक्सपेंडिचर छठे पर्सन का हो गया कितना? 80 हो गया। तो ये हमें पता लगा पहले 5 का और ये छठे का हो गया x प्लस 80। और अब यहाँ पे इनका जो एवरेज है दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? दैट इज गोइंग टू बी x, ये हमने ऑलरेडी एज्यूम किया।
तो 750 प्लस x प्लस 80 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पर्संस डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू द एवरेज एक्सपेंडिचर, जो कि हमने x एज्यूम किया हुआ है। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी कितना, 830 प्लस x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास हो गया 830 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई यहाँ पे, 5 1 जा 5 और ये आ गया 33, तो 6 30 और ये 166 निकल कर आ गया मेरे पास। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 166। अब कह रहे सवाल व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल द 6 पर्संस। तो ऑल द 6 पर्संस ने कितना पैसा खर्च किया। अब देखो 750 पहले 5 ने खर्च किया और छठे वाले ने कितना किया, 166 प्लस 80, यानी कि इसने 246 यहां पे खर्च किया। तो 750 प्लस 246 इज गोइंग टू बी 996। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस सवाल को अप्रोच किया और करेक्ट आंसर हमारा यहां पे निकल कर आ गया 996 का। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन आपके साथ। हमने आपके साथ कुछ टॉप एमसीक्यूज डिस्कस किए, उनको सॉल्व करने की अप्रोच डिस्कस करी। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। ऐसे सेशंस अगर आप और चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।